आ जाओ 31 नंबर में। 31 मार्च 2021 को बैलेंस शीट ABC का है, क्या बोल रहा है? बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जनरल रिजर्व, कैपिटल अकाउंट ABC का, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, लैंड एंड बिल्डिंग, मैसनरी, डेटर से प्रोविजन लेस हो गया, स्टॉक है, कैश एट बैंक है, प्रॉफिट एंड लॉस है। सबसे पहले हम लोग क्या करेगा, ये प्रॉफिट एंड लॉस को राइट पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में लेके जाएगा, और यहाँ पे ये जो जनरल रिजर्व है इसको हम लोग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में लेके जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, बी रिटायर्स एंड द फॉलोइंग रीएडजस्टमेंट ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटीज हैव बीन एग्रीड। क्या क्या है, पहला नंबर, out of the amount of insurance which was debited entirely to the profit and loss account, 1210 is to be carried forward as unexpired insurance। मतलब एक नया एसेट क्रिएट करना है 1210 का अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस का। ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट में जाएगा जो इंश्योरेंस एक्सपायर नहीं हुआ अभी तक। हाँ, दैट लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाई 12%, ये तो ईजी है, पता है तुम लोग को। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट को क्या करना है, 5% बनाना है डेटर पे। मैसनरी को डिप्रिशिएट करना 5%। 1500 का एक आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बनाना है। गुडविल पूरा फर्म का कितना बोल दिया, 18,000। 7 नंबर पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लो। दैट द एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म एज न्यूली कंस्टिट्यूटेड बी फिक्स्ड एट 64,000 बिटवीन A एंड C। मतलब A और C का मिला के कैपिटल 64,000 होना चाहिए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट। क्या क्या एडजस्टमेंट, PL का जो प्रॉफिट जो लॉस आ रहा है डेबिट साइड में वो, जनरल रिजर्व जो अब बट रहा है वो, और जो B जो जा रहा है उसको गुडविल देने के बाद और रेवोल्यूशन का प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट होने के बाद वो लोग दोनों का कैपिटल होना चाहिए प्लस होके 64,000। किसी का कम हुआ तो उसको लेके आना पड़ेगा, किसी का ज़्यादा हुआ तो वो लेके चला जाएगा, सिंपल सा बात है। और वो भी 64,000 होना चाहिए इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। मतलब A/C का रेशियो होना चाहिए 3/4 और 1/4। ठीक है, तो इसका A का कितना होना चाहिए, एक्चुअली 48,000 होना चाहिए, और C का 16,000 रुपये कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, passing entry and 1/4 after passing entries in their account for adjustment, that is actual amount to be paid off or to be bought in by the continuing partner as the case may be will be done through bank account। यहाँ पे current account भी आ सकता है कोई क्वेश्चन में। या तो वो लोग पैसा लेके आए रहे हैं, पैसा लेके जाएगा, या फिर अगर बोलते पैसा लेके नहीं आएगा, पैसा लेके नहीं जाएगा, तो करंट अकाउंट के थ्रू करना है तो करंट अकाउंट में ट्रांसफर होगा। ठीक है, that B to be paid 5,000 in cash and the balance to be transferred to his loan account payable in 3 equal installment along with interest of 10%. Pass necessary account and balance sheet of the firm AC, also prepare B's loan account till it is finally settled। ठीक है, रेवोल्यूशन अकाउंट बना लिया, प्रोविजन को बढ़ाना है, मैसनरी को डेप्रिशिएट करना है, और एक प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल फॉर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी को लाइबिलिटी क्रिएट कर लिया। यहाँ पे अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस को क्रिएट करना था, एक एसेट क्रिएट करना था, और लैंड एंड बिल्डिंग को बढ़ाना था। क्या हो गया यहाँ पे, प्रॉफिट हो गया रेवोल्यूशन पे। किस रेशियो में गया, ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ, इन द प्रोपोर्शन ऑफ देयर कैपिटल, मतलब 2:2:1। ठीक है, आ गया 2:2:1 के हिसाब से। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट देखो, ABC का ओपनिंग 30,000 और 15,000 है ABC का। जनरल रिजर्व मिला 2:2:1, और जो प्रॉफिट का लॉस था वो भी बढ़ गया 2:2:1। ठीक है, रेवोल्यूशन का प्रॉफिट आ गया 2:2:1 में, यहाँ से ये वाला आ गया। ठीक है, अब गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करेगा, ABC के बीच में रेशियो है 2:2:1। गुडविल पूरा फर्म का कितना बोल दिया, 18,000, तो B का शेयर कितना होगा, 18,000। ठीक है, 18,000 डिवाइडेड बाई 5 करो, कितना होता है, 3600 इंटू 2, मतलब 7,200। ठीक है, तो ये जो 7,200 है इसको किस रेशियो में बांटेगा, 2:1 रेशियो में। तो इसको मिलेगा 4,800 और ये देगा कितना, 2,400। ठीक है, तो A जो है वो B को दिया 4,200, C जो है वो B को दिया 2,400, और उतना ही वो लोग का कैपिटल कम हो जाएगा A और C का, 4,800 और 2,400, क्योंकि वो लोग B का दे दिया। ठीक है,
अब यहाँ पे तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कैपिटल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, किसका कितना कैपिटल बन रहा है। इतना तक एक बार रुक जाना एग्जाम में करके, ठीक है। बी का टोटल, ए का टोटल करो पहले कितना, 30,000, 2400, 2,000, कितना हो गया, 34,400, 34,400, ठीक है। $34,400 हो रहा है, ठीक है। माइनस कितना करेगा, 2400 और 4,800, माइनस 2400, 2400 माइनस 4,800 कितना हुआ, 27,200, ठीक है। 27,200 यहाँ पे आ गया। वैसे ही बी का भी टोटल किया 41,600, माइनस किया 2,400, कितना आया 39,200, ठीक है। सी का भी टोटल किया और माइनस किया तो कितना है 13,600, ये ओपनिंग बैलेंस आ गया। अब इसमें से एक साथ भी कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग करके किया है। 39,200 में 5,000 तो उसको पेमेंट कर दिया बाई बैंक से, बचा कितना उसका लोन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए 34,200, ठीक है। अच्छा कैपिटल कितना होना चाहिए, 64,000 होना चाहिए दोनों का, वो भी 3:1 रेशियो में। तो ए का होना चाहिए 48,000 और सी का होना चाहिए 24,000, ठीक है। बट ए का कितना है 27,200, तो वो कितना लेके आएगा, 48,000 माइनस 27,200, तो कितना लेके आएगा 20,800 लेके आया, ये लेके आएगा 20,800 बाई बैंक। तो इसका कैपिटल कितना हो गया लास्ट में क्लोजिंग में 48। बी का कितना, सी का कितना है 13,600, करना कितना है 24,000, सॉरी 16,000 करना है, 13,600 है, 2,400 लेके आया तो 16,000 उसका क्लोजिंग कैपिटल हो गया, ठीक है। अब क्या बनेगा बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में ए का कैपिटल 48,000 और सी का कैपिटल कितना 16,000, लिख दिया 48 और 16। बी का लोन कितना चला गया 34,200 आ गया, 34,200 बी का लोन। ये सब तो सेम ही है, बिल्स पेबल सन्ड्री क्रेडिटर सेम है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम है, 20,000 था क्या, हाँ ठीक है। और एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल हम लोग जो बनाया था 1,500 का, जो पिछले बैलेंस शीट में नहीं था बट रिवोल्यूशन से आ गया यहाँ पे, ठीक है। डेटर सेम, प्रोविजन कितना बनाया 500, डेटर कितना है, डेटर 10,000 है, 500 करना था, हम लोग 300 ले लिया था ना यहाँ पे कितना लिया प्रोविजन में 300 लिया, 200 पहले से ही था, 500 आ जाएगा। तो आ गया प्रोविजन में 500 माइनस करके 9,500, स्टॉक उतना ही है। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस ये रिवोल्यूशन से आ गया जो नया बनाया, मैसनरी से डेप्रिसिएशन करके बाहर आ गया, बिल्डिंग से एप्रिसिएशन करके बाहर आ गया। कैश एट बैंक कितना था, कैश एट बैंक 37,000, ठीक है। तो 37,000 तो पहले से ही था, प्लस ये कितना लेके आया 20,800 है ना, ये कितना लेके आया 2,400 और पेमेंट कितना कर दिया उसको 5,000, कितना हो रहा है देख लो 37,000 प्लस 2,0800 प्लस 2,400 माइनस 5,000 कितना है 55,200 आ गया, ठीक है। अच्छा बी का लोन का अकाउंट, बी का लोन का अकाउंट बनाना है, हम लोग को ये बोला कि 3 साल तक बनाना है जब तक वो रिपेमेंट नहीं हो गया, ठीक है। 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। अच्छा उसका कितना कैपिटल बन रहा है, लोन अकाउंट में कितना ट्रांसफर किया है 34,200, 34,200 को डिवाइडेड बाई 3 करो 11,400 आता है। एवरी ईयर 11,400 देगा प्लस इंटरेस्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। तो 34,200 10% के हिसाब से कितना आता है 3,420, पेमेंट कितना करेगा पहला इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट 14,820 आ गया बैलेंस ये, ठीक है। फिर इस पे इंटरेस्ट कितना है 2,280, 11,400 तो पेमेंट करेगा प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ 13,680 पेमेंट कर दिया, बचा 11,400। फिर 11,400 में इंटरेस्ट ऐड किया और पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है।
और थोड़ा समझने वाला भी टॉपिक है, अभी बात उतनी करेगा एकदम शांति से समझेगा ये बात, ठीक है। ये क्योंकि ये अगर दिमाग के ऊपर से चला गया तो फिर ज़िंदगी में समझ में नहीं आने वाला। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। अच्छा, ये डिसोल्यूशन में भी आएगा तुम लोग का, ठीक है, डेथ में भी आएगा, डिसोल्यूशन में भी आएगा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी मैच्योर्स ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टर्म्स of the policy or the payment on the JLP is received on the death of any partner covered under the policy whichever is earlier। अच्छा, JLP क्या होता है ना, आज तुम लोग लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है ना, एवरी ईयर मतलब हर या तो 6 महीना या हर महीना या साल भर में प्रीमियम पे करता है, डिपेंड करता है कि प्रीमियम कैसे पेएबल है, एनुअली है या हाफ ईयरली है या क्वार्टरली है या मंथली है, ठीक है। तो वो लेने से तुम लोग को क्या फ़ायदा होता है? जैसे मान लो कि 20 साल के लिए लिया तो 20 साल बाद एक लमसम अमाउंट लोगों को मिल जाता है ना। या इन केस ऑफ डेथ होने से बीच में 5 साल में डेथ हो गया तो पूरा अमाउंट मिल जाएगा, या तुम जिंदा रहा 20 साल तक तो तुमको 20 साल बाद वो मैच्योर हो गया तब तुम लोग को पैसा मिला। 2 कंडीशन में पूरा पैसा मिलेगा। तो इसमें एक होता है मैच्योरिटी वैल्यू, ठीक है, ध्यान रखना। मैच्योरिटी वैल्यू तुमको तभी मिलेगा, पहला अगर डेथ होगा तब, दूसरा टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, टाइम एक्सपायर हो जाएगा तब। ये दोनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होना पड़ेगा तभी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगा, ठीक है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या होता है? तीनों पार्टनर का मिला के एक पॉलिसी। जैसे घर में वो हो सकता है ना, पापा बेटा और माँ तीनों जन का एक पॉलिसी ले लिया, होता कि नहीं होता, ठीक है। तो उसको बोलता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। तीनों पार्टनर का मिला के जॉइंट लाइफ पॉलिसी लिया, एक सिंगल प्रीमियम जाएगा, तीनों जन का मिला के जो एक प्रीमियम होगा वो पे होगा। कहाँ से पे होगा? वो फर्म से पे होगा, खर्चा भी वो फर्म में पीएल में दिखाएगा, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट मिलता है कि मान लो कोई पार्टनर रिटायर होके जा रहा है या कोई पार्टनर डेथ हो गया उसका, तो बिजनेस का एक लायबिलिटी आ जाता है ना कि उसको कैपिटल देना है। तब तक अगर बिजनेस के पास पैसा नहीं होगा तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिया हुआ है तो यहाँ से मोटा रकम आ जाएगा ना, तो उसको पेमेंट कर सकते हैं हम लोग। तो बस इतना याद रखो कि जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी है वो 2 कंडीशन में मिलेगा, आइदर या तो डेथ या टाइम पीरियड एक्सपायर होने से। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायर हो रहा है तब तो डेथ नहीं हो रहा है। इफ द पॉलिसी रिमेन्स अनमेच्योर्ड, अब यहाँ पे बात कर रहा है कि मैच्योर नहीं हुआ, मान लो कि 20 साल तक का पॉलिसी लेके रखा है तीनों जन का, 5 साल तक प्रीमियम दिया, 5 साल बाद आदर्श बोला कि हम तो रिटायर हो रहे हैं, तब तो मैच्योरिटी वैल्यू तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। द रिटायरिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू क्लेम ए शेयर इन सच अनमेच्योर्ड लाइफ पॉलिसी बिकॉज द प्रीमियम फॉर सच पॉलिसी वर पेड आउट ऑफ फर्म प्रॉफिट इन विच ही हैड ऑल्सो ए शेयर। क्योंकि लिए आज अगर आदर्श रिटायर होके जा रहा है तो ये बोल रहा है कि उस पॉलिसी का आज के डेट में जब सरेंडर करेगा तो सरेंडर क्या होता है ना कि पॉलिसी एक्सपायर नहीं हुआ, टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं हुआ, किसी का डेथ नहीं हुआ, बट हम वो पॉलिसी को सरेंडर कर दिया कि हम वो कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो जितना प्रीमियम दिया है ना तो पूरा प्रीमियम का पैसा नहीं मिलेगा, कुछ एक 70% 60% उतना हम लोग को वापस से घुरा देगा और वो पॉलिसी खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा, ठीक है। कुछ एक अमाउंट हम लोग को मिल जाएगा, उसको बोलते हैं सरेंडर वैल्यू, कि हम लोग सरेंडर कर दिया वो पॉलिसी को और उसका हम लोग को पॉलिसी का कुछ वैल्यू मिल गया, बट वो मैच्योरिटी वैल्यू के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो उस केस में आदर्श ये बोलेगा ना कि उसमें मेरा भी तो शेयर है। कैसे? क्योंकि उसका प्रीमियम जो है वो पेमेंट हुआ फर्म से, अगर वो प्रीमियम फर्म से पेमेंट नहीं होता तो प्रॉफिट तीनों जन को थोड़ा ज़्यादा ही मिलता है कि नहीं, तो सरेंडर वैल्यू में उसका भी हक है। तो शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर ऑन सच पॉलिसी इज गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सरेंडर वैल्यू। अच्छा, सरेंडर वैल्यू क्या होता है? सरेंडर वैल्यू इज द अमाउंट विच द इंश्योरेंस कंपनी वुड पे इफ द पॉलिसी इज डिसकंटिन्यूड एंड द अमाउंट ऑलरेडी पेड बाय द फर्म इज वांटेड टू बी विथड्रॉन। अब ऐसा तो नहीं है ना कि 5 साल तक 10-10 हज़ार रुपया दिया, 50,000 रुपया हो गया 5 साल तक, हम लोग डिसकंटिन्यू कर रहे हैं तो मेरा 50,000 रुपया उड़ गया लॉस, वैसा तो नहीं होगा। वो लोग 50,000 की जगह 35,000 देगा या 30,000 देगा, कुछ एक वैल्यू देगा, बाकी का लॉस है तुम्हारा। अब 30,000 में तीनों जन का हक है, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द अकाउंटिंग पॉलिसी followed by the firm, the joint life policy account may or may not be recorded in the books मतलब बैलेंस शीट में। Therefore, the entry will be passed on the retiring partner's share of joint life policy will depend on whether the joint life policy account appears in the books or not, ठीक है।
पहला, where the joint life policy account does not appear in the books on the date of retirement of the partner, मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड में यहाँ पे कोई भी JLP का कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो where the joint life policy account does not appear in the books on the date of the retirement, the share of the joint life policy account of the retiring partner may be credited through adjustment in the capital account or through the recording of joint life policy। अब बैलेंस शीट में JLP का कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करेगा, दो तरीके से कर सकता है। मान लो कि 5 साल तक प्रीमियम दिया, 10,000 रुपया करके मेरा प्रीमियम चला गया 50,000 रुपया। अब सरेंडर करते समय वो कंपनी बोला कि हम 30,000 रुपया देगा। अच्छा, तुम लोग तीन ये डिसाइड भी तो कर सकता है, मान लो कि आदर्श रिटायर होकर चला गया, बट तुम लोग ये डिसाइड कर सकता है ना कि हम लोग इस पॉलिसी को कंटिन्यू करेगा। अब आदर्श तो फर्म में है ही नहीं ना, तो उस पॉलिसी को कैसे कंटिन्यू कर सकता है, उसका प्रीमियम फर्म से कैसे जाएगा, उसको उस कंपनी को जो पॉलिसी उसको डिसकंटिन्यू करो, उसको सरेंडर करो, फिर तुम लोग तो जो के नाम पे एक नया पॉलिसी बनाओ, ठीक है। अब मान लो तीनों जन इक्वल शेयर में है, तो जो रिटायर होकर पार्टनर जा रहा है उसका शेयर कितना है, सबको 10-10-10 मिलेगा। मान लो ये रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो लोग को डेबिट कर दिया और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको क्रेडिट कर दिया। मान लो ए और बी है, दोनों का कैपिटल अकाउंट 5,000 रुपया डेबिट कर दिया, और सी जो रिटायर होके जा रहा है उसको मिल गया 10,000, ठीक है। क्योंकि आगे जाकर जब 30 मिलेगा ना, तो दोनों जन को 15-15 मिल जाएगा, तो उसलिए वो लोग आधा आधा दे दिया, एक बार 5,000 दे दिया। बात बराबर है, जैसे गुडविल में किया था, वही एंट्री है। कोई डाउट है लोकेश, आदर्श, डाउट है? एक तो ये ऐसे कर सकता है, दूसरा कंडीशन ऐसे कर सकता है, where the share of joint life policy of the retiring partner is credited through joint life policy account। तो उस केस में हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट करेगा टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, तीनों 10-10 आ जाएगा, 10-10-10, ठीक है, क्लियर। और जब जॉइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा मिलेगा तो हम लोग जर्नल एंट्री क्या करेगा, बैंक अकाउंट टू JLP। बात बराबर, ठीक है। तो JLP खत्म हो जाएगा, JLP खत्म हो जाएगा, जो पैसा आया धीरे धीरे में बढ़ गया, ठीक है ना। सेकेंड नंबर कंडीशन, where the joint life policy account appear in the books on the date of retirement of the partner। अच्छा, हम लोग कोई भी एक्सपेंस को हम लोग क्या करते हैं ना, जो भी एक्सपेंस होता है उसको हम लोग लास्ट में कहाँ लेके चला जाता है, PL में लेके चला जाता है कि नहीं, एक्सपेंसेस और इनकम को, सिंपल सा बात है। तो जैसे मान लो कि जो सैलरी है हम लोग अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर मार्च तक टोटल 1,20,000 का पेमेंट कर चुका, तो जर्नल एंट्री क्या होगा, एवरी मंथ हम ये एंट्री मारेगा, सैलरी टू कैश या बैंक एंट्री मारेगा कि नहीं मारेगा। 12 महीना ये एंट्री मारेगा, तो 12 महीना में हम सैलरी कितना दे दिया, 1,20,000, 1,20,000 दिया ना, उसको हम लोग पूरा कहाँ ट्रांसफर कर देगा, देखो सैलरी अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देगा। तभी तो PL अकाउंट का डेबिट साइड में हम लोग यहाँ पे सैलरी लिखते हैं, PL अकाउंट डेबिट टू सैलरी, चला गया। अगर मान लो हम ये एंट्री नहीं करें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाए, तो क्या होगा, ये बैलेंस शीट में एसेट चला जाएगा, क्योंकि ये बैलेंस शो करेगा ना, बैलेंस CD शो करेगा, CDPD शो करेगा ना। जैसे मान लो यहाँ पे ये सैलरी अकाउंट हम बनाया, ठीक है, पहला महीना कैश दे दिया 10,000, CD लिख दिया 10,000, ये CD आ गया, फिर नेक्स्ट महीना कैश दे दिया 10,000, तो CD कितना हुआ 20,000, फिर यहाँ पे 20,000 आया, 10,000 पेमेंट कर दिया, CD कितना हुआ 30,000, लास्ट में जाके क्या हुआ, यहाँ पे BD कितना आया 1,10,000, फिर हम कैश लिखा 10,000 रुपये पेमेंट कर दिया मार्च एंड में। हम यहाँ पे BD नहीं लिखा है, यहाँ पे BD नहीं है, यहाँ पे क्या किया, सीधा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कि वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया, एक बार में पूरा साल भर का एक बार में वहाँ पे ले लिया, ठीक है। अगर हम इसकी जगह यहाँ पे BD लिखता, CD लिख देता, तो क्या होता,
ट्रायल बैलेंस में एज एन एसेट शो करता है ना, क्योंकि हम लोग एसेट या लाइबिलिटीज को सीडी या बेडी लेके उसको पीएल में ट्रांसफर नहीं करता, वो एसेट साइड में चला जाएगा, लाइबिलिटी साइड में चला जाएगा बैलेंस शीट का। तो ऑब्वियस बात है ये भी बैलेंस शीट में जाएगा, डिपेंड करेगा किस साइड में आ रहा है, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड। ठीक है, तो ये आ जाएगा वापस से सीडी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बीडी आ जाएगा 10,000 1,20,000, तो एज एन एसेट साइड शो करेगा वो बैलेंस शीट में, है कि नहीं। तो कोई भी एक्सपेंस को अगर हम लोग पीएल में ट्रांसफर नहीं करता है तो वो एसेट दिखाता है, याद रहे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ 4,20,000, हम लोग सैलरी में लिख दिया 1,20,000, तो नेट प्रॉफिट कितना बचा 3 लाख। ठीक है, व्हेन जेएलपी इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, पूरा का पूरा एक्सपेंस पे के हिसाब से ले रहा है, मतलब जो प्रीमियम दे रहा है। अच्छा, जेएलपी में सरेंडर वैल्यू कैसे होता है, मान लो कि पहला महीना हम प्रीमियम दिया 10,000, तो इसका सरेंडर वैल्यू कुछ भी नहीं मिलेगा, 0। पहला महीना में, पहला साल में कुछ नहीं होता। सेकेंड ईयर में हम प्रीमियम पे किया 10,000 रुपया, इसको पूरा का पूरा पीएल में लेके चला गया खर्चा, बट सरेंडर वैल्यू ये लोग बोला कि हम लोग आपको देगा 14,000 रुपया सरेंडर वैल्यू। ठीक है, हाँ, मतलब 20,000 प्रीमियम चला गया, सरेंडर वैल्यू बोला कि अगर बोला सरेंडर करेगा तो 14,000 रुपया मिलेगा। तीसरा महीना अगर दिया 10,000 रुपया और प्रीमियम, अब ये लोग बोल दिया सरेंडर वैल्यू 23,000 रुपया, डिपेंड करेगा, एवरी ईयर अलग अलग रहता है। ठीक है, कुछ परसेंटेज में रहता है, 75% मिलेगा तुमको कि तुम आज के रेट में सरेंडर कर देगा तो 75% या 60% डिपेंड रहता है। ठीक है, तो जब हम लोग जेएलपी को एक्सपेंस ट्रीट करते हैं तो हम लोग जनरल एंट्री क्या मारता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, ये हो गया एक्सपेंस टू बैंक, पैसा चला गया। ठीक है, तो मान लो कि ग्रॉस प्रॉफिट है 42,000, तो हम यहाँ पे जेएलपी में प्रीमियम कितना ले लिया 12,000, प्रॉफिट कितना बचा 30,000, 30,000 प्रॉफिट आया, तीनों जन इक्वली बांट लिया 30,000। ठीक है, अब जेएलपी को एज एन एसेट ट्रीट कर रहा है, मान लो कि प्रीमियम पे किया 12,000, अब सरेंडर वैल्यू बोल दिया कि 3,000 रुपया मिलेगा। ठीक है, नहीं, सरेंडर वैल्यू वो लोग बोल दिया कि 9,000 रुपया मिलने वाला है। ठीक है, तो हमको ये पता है कि मेरा 12,000 रुपया तो चला गया, बट हम अगर सरेंडर कर देगा तो मेरा 9,000 रुपया वापस आ जाएगा, तो मेरा लॉस कितना का हुआ 3,000। अगर हम वो 3,000 ही पीएल में बुक करें तो कोई गलत है। पहला वाला कंडीशन में क्या है, पूरा का पूरा खर्चा ले लिया, तब जो प्रॉफिट आएगा ना, जब जेएलपी सरेंडर कर देगा, हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर कर देगा तो 9,000 रुपया आ जाएगा, वो 9,000 तीनों में बांट लिया। सेकेंड वाला कंडीशन में क्या हो गया कि हम खर्चा ही दिया 3,000 का और 9,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम लोग का 12,000 रुपये का खर्चा, बट हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कितना लिया, सिर्फ 3,000 रुपया। इसमें बैलेंस दिखा देगा ना सीडी 9,000 रुपया का, वो कहाँ चला जाएगा बैलेंस शीट में। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम का जो अकाउंट बनेगा उसमें क्या बनेगा कि हम लोग 12,000 रुपये पेमेंट किया, प्रॉफिट एंड लॉस में ले लिया 3,000, बैलेंस सीडी कितना रह गया 9,000, ये कहाँ चला जाएगा एसेट में। ठीक है, तो जो बैलेंस शीट बनेगा यहाँ पे ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी दिखा रहा है 9,000, ये बोल रहा है जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयरिंग इन द बुक्स। अगर हम लोग खर्चा में नहीं ले रहा है, कुछ पोर्शन उसको छोड़ देता है, तो वो बुक्स में अपीयर हो जाता है। ठीक है, अब जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा वो कैसे बनेगा, मान लो कि सेम वही 42,000 प्रॉफिट, 3,000 रुपये हम लोग खर्चा में लिया, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 39। अब एक चीज़ तुम लोग सोचा कि नहीं सोचा है, अगर हम लोग खर्चा में 12,000 ले रहा है तो प्रॉफिट कितना बट रहा है 30,000, 10,000 मिल रहा है सबको। ठीक है, बट अगर हम खर्चा में यहाँ पे 3,000 ले रहा है तो प्रॉफिट में कितना बट रहा है 13,000। इसका मतलब अगर हम खर्चा कम ले लेता है तो मेरा प्रॉफिट यहाँ पे बढ़ गया। ठीक है ना, तो ऊपर वाला केस जो है, अगर यहाँ पे मान लो कि अगर सरेंडर वैल्यू 9,000 रुपया मिला तो तीनों जन को 3,000 रुपया मिल जाएगा। ठीक है ना, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो 10 तो यहाँ प्रॉफिट से मिल गया, 3 यहाँ से मिल गया, 13,000 हो गया। ठीक है, और इस केस में जो आएगा यहाँ पे 13,000 तो डायरेक्टली मिल गया।
अब जो सरेंडर वैल्यू का पैसा आएगा ना वो पार्टनर में बटेगा नहीं, ऑलरेडी बेनिफिट तो दे ही दिया यहाँ पे खर्चा कम दिखा के, ठीक है। अब जो पैसा आएगा ना यहाँ पे बैलेंस शीट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या दिखा रहा है, एसेट के हिसाब से। अब जो पैसा आएगा तो हम लोग सीधा बस यही एंट्री मारेगा, बैंक अकाउंट टू JLP 9,000 रुपया, एक एसेट खत्म हुआ दूसरा एसेट बढ़ गया, बस समझ गया कि अगर हम लोग JLP अगर बुक्स में शो कर रहा है, अगर एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं कर रहा है, एज एन एसेट ट्रीट कर रहा है, तो ऑलरेडी बेनिफिट दे चुका। कैसे बेनिफिट दे चुका, खर्चा कम दिखा के और वो लोग को प्रॉफिट बढ़ गया वहां से। समझ में आया ये पार्ट। अब यहाँ पे ये पॉइंट आ रहा है, अच्छा सरेंडर वैल्यू कितना होगा ना हम लोग को आइडिया नहीं रहता है, हम लोग एक लमसम के हिसाब से मान लेते हैं। मान लो कि क्वेश्चन में हम लोग 2 साल प्रीमियम पे किया, पहला साल प्रीमियम पे किया 10,000 रुपया, सरेंडर वैल्यू इज 0। सेकेंड ईयर पे किया 10,000, सरेंडर वैल्यू मान लो कि हो गया 14,000 रुपया, तो बुक्स में मेरा 14,000 रुपया दिखा रहा है, ठीक है। बट जिस दिन सरेंडर करने गया हमको 15 भी मिल सकता है, 14 भी मिल सकता है, 13 भी मिल सकता है। उस केस में क्या करेंगे, जितना बुक्स में दिखा रहा है बैलेंस शीट में, यहाँ पे जो JLP दिखा रहा है 14,000 रुपया, इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, कम भी मिल सकता है, इक्वल भी हो सकता है। देखो सिंपल सा बात है, अगर मान लो कि हमको यहाँ पे 15,000 रुपया मिल रहा है तो हमको JLP का वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा ना 1,000, तभी तो यहाँ पे 15,000 होगा। मान लो कि आपको बैंक से मिल रहा है 15,000 रुपया, तो हम पहले क्या करेगा, JLP का वैल्यू को यहाँ पे 1,000 रुपया बढ़ाएगा, मतलब एसेट क्रिएट करेगा। तो जो इफ द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इज लेस देन द सरेंडर वैल्यू, बैलेंस शीट में आ रहा है 14,000, इज लेस देन द सरेंडर वैल्यू 15,000, तो हम लोग जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट करेगा 1,000 रुपया टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट, ठीक है। क्योंकि हम लोग बेनिफिट हम लोग को ऑलरेडी 14,000 का बेनिफिट दे चुका, ठीक है। बट यहाँ पे 1,000 रुपये और ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, 1,000 रुपये का और बेनिफिट दे दो वो लोग को, तो मिल गया ना कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्रिएट कर दिया, बेनिफिट मिल गया वो लोग को। अब जब JLP का पैसा आएगा तो वो लोग में बटेगा नहीं, वो क्या होगा, ये JLP खत्म हो जाएगा, एसेट खत्म हो जाएगा, ठीक है। इफ द वैल्यू स्टेटेड इन द बैलेंस शीट इज मोर देन द सरेंडर वैल्यू, अब मान लो कि यहाँ पे सरेंडर वैल्यू अपने को मिल रहा है 13,000 रुपया, हम बेनिफिट कितना का दे चुका, 14,000 का बेनिफिट दे चुका, तो हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी को क्रेडिट कर देगा। तो अब ये 14 से क्या हो जाएगा, 13,000 का बुक्स में 13,000 शो करने लग जाएगा। यहाँ पे हम कैपिटल कम कर दिया, यहाँ पे एसेट कम कर दिया, तो 13,000 दिखाएगा। अब जब मिलेगा तो हम लोग को क्या एंट्री मारेगा, बैंक टू JLP 13,000 रुपया, ठीक है। आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 32। X and Y are partners in the firm sharing profit and losses in the ratio of 4:3:2. They have taken a joint life policy for 3 लाख, ठीक है ना। 3 लाख का पॉलिसी लिया है कि डेथ के टाइम में या टाइम पीरियड खत्म होने के बाद 3 लाख रुपया मिलेगा। द सरेंडर वैल्यू ऑफ द जॉइंट लाइफ पॉलिसी ऑन 31 मार्च 2021 इज 15%, मतलब 3 लाख का 15% ही मिलेगा 2021 को अगर सरेंडर करता है तो, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 45,000, सरेंडर वैल्यू कितना हो गया, 45,000, ठीक है। X decided to retire on 31st March 2021. Y and Z decide to share the future profit in the ratio 3:2. Pass necessary journal entries in each of the following cases. The joint life policy does not appear in the books on the date, but the share of JLP of the retiring partner is to be credited through joint life policy account. मतलब ये जो सरेंडर वैल्यू है हम लोग को जितना मिल रहा है वो हम बुक्स में शो नहीं कर रहा है, मतलब पूरा का पूरा प्रीमियम जो जा रहा है वो पूरा का पूरा खर्चा में जा रहा है, तो इसका मतलब वो लोग को प्रॉफिट भी कम मिल रहा है, तो इसका मतलब आगे जाके जो पैसा आएगा 45,000 वो तीनों जन में बटेगा, ठीक है। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, शेयर ऑफ द रिटायरिंग पार्ट इज टू बी क्रेडिटेड थ्रू जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट। तो पहला हम लोग जर्नल एंट्री क्या मारेगा, JLP 45,000 टू X टू Y टू Z, किस रेशियो में, 4:3:2, मतलब 4, 3, 7, 8, 9, 45,000 को 9 से डिवाइड करो, 5,000, 5,000 इंटू 4, 20,000, 15,000, 10,000, ठीक है।
यही एंट्री होगा। देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 45,000 टू XYZ 20, 15, 10। ठीक है। The joint life policy does not appear in the books on the date, but the share of the JLP of the retiring partner is to be credited through adjustment in capital account. बोल रहा है कि JLP अकाउंट नहीं खोलना, एडजस्टमेंट करना है कैपिटल अकाउंट के आपस में। मतलब एक्स कौन जा रहा है, एक्स जा रहा है, ठीक है। तो वाई और जेड ये बोल दिया कि चलो ठीक है, एक काम करो, तुम्हारा जितना शेयर है तुम एक बार हम लोग से ले लो, जब फ्यूचर में जो 45,000 आएगा वो हम लोग आपस में शेयर कर लेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, इंश्योरेंस कंपनी से पैसा आने में भी टाइम लगता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, एक्स का शेयर कितना है, ऑब्वियस बात है, कितना भी पैसा हो उसको तो 20,000 तो मिलना ही है कि नहीं है। तो ये जो 20,000 है एक्स का पार्ट, ये कौन देगा, वाई और जेड देगा इन द रेशियो ऑफ गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो निकाल लो, ओल्ड रेशियो दिया हुआ है, नया रेशियो भी दिया हुआ है 3:2। गेनिंग रेशियो निकालना 4:3:2, और वाई और जेड में वापस से 3:2 ही है, वही रह गया, सेम है। तो गेनिंग रेशियो भी वही होगा, 3:2 ही होगा, ठीक है ना। तो 3:2 मतलब 5 से डिवाइड करो 4, यहाँ पे इसको 12,000 आएगा, इसको आएगा 8,000। ये गलत है, यहाँ पे 8,000 होगा, ठीक है, ठीक है। तो देखो अब ये 45,000 जो है, 45,000 जो है वो कैसे बटेगा, ए बी और एक्स वाई और जेड में 20,000, 15,000 और 10,000 ऐसे बटेगा। अगर एक्स वाई को वाई एक्स को दे देता है और जेड भी एक्स को दे देता है 20,000 रुपया, तो ये जो 45,000 जो आएगा वो एक्स और जेड अपने आप में बांटेगा 3:2 में। तो वाई को कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई 5 करो, 9,000 इंटू 3 27,000। तो जेड को फ्यूचर में 27,000 मिलेगा, एक्स को वाई को फ्यूचर में 27,000 मिलेगा, और जेड को कितना मिलेगा 9 इंटू 2 18,000, है ना, ठीक है। तो इसको फ्यूचर में कितना मिल जाएगा 12,000 ज़्यादा, और इसको कितना मिल जाएगा 8,000 ज़्यादा। तो ऑलरेडी वो 12,000 8,000 लोगों को कम कर दिया ना डेबिट करके, और वो एक्स को क्या है मिल गया। बात तो बराबर ही होगा, सबको तो इतना ही मिलना है, कोई भी कंडीशन से करो। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अपीयर्स इन द बुक्स ऑन द डेट एट ₹36,000। अच्छा, हम लोग का सरेंडर वैल्यू कितना है 45, बट कितना दिखा रहा है 36। बुक्स में अपीयर कितना हो रहा है 36, बैलेंस शीट में 36 दिखा रहा है, मिल रहा है अपने को 45 है। तो हम लोग को 9,000 बढ़ाना पड़ेगा। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट हो जाएगा 9,000, और ये ओल्ड रेशियो में जाएगा 4:3:2 में, ठीक है। अच्छा, JLP रिजर्व क्या होता है ना, बता देते हैं। ये केस में हम लोग जो किया था, यहाँ पे हम लोग खर्चा में कम ले लिया ना, तो प्रॉफिट ज़्यादा बढ़ गया, है कि नहीं है। एक और कंडीशन ऐसे हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे JLP रिजर्व बना लेगा 9,000 रुपया का, ठीक है। तो 39 में 9 चला गया, तो बचा कितना 30, तो सबको जाएगा कितना 10 10 10, ठीक है। तो JLP रिजर्व बनाने का मतलब ये हुआ कि प्रॉफिट तो हम लोग ठीक ही बुक किया है, ठीक है। हम लोग खर्चा में तो 3,000 ही लिया है, एसेट साइड में हम लोग 9,000 ले लिया, बट उतना का ही एक रिजर्व बना लिया। क्यों, जस्ट बिकॉज कि वो लोग को प्रॉफिट उतना ही जाना चाहिए जितना खर्चा के हिसाब से होना चाहिए। खर्चा के हिसाब से ऊपर में देखो, यहाँ पे वो लोग को प्रॉफिट कितना गया 10 10 10 गया ना, उतना ही जाना चाहिए। तो हम 9,000 का रिजर्व बना लिया था, एसेट भी बढ़ा दिया, यहाँ पे रिजर्व भी बढ़ा दिया, ठीक है, दोनों काम कर लिया। तो वो ये दोनों एक दूसरे से एडजस्ट हो जाएगा। जो बैलेंस शीट होगा तो यहाँ पे JLP दिखाएगा यहाँ पे 9,000 रुपये का, और उतना का ही हम लोग JLP रिजर्व भी बना लिया,
ठीक है, 9,000 का, तो बेनिफिट तो गया ही नहीं है वो लोग को 10 के हिसाब से ही मिला है। तो ये 9,000 इसके साथ एडजस्ट हो जाएगा, जो पैसा आएगा वो लोग अपने आप में बांट लेगा। ठीक है, हाँ। तो इसका जर्नल एंट्री हो जाएगा JLP रिजर्व टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी 45,000। ठीक है।